हेलो दोस्तों। तक़सीम हिंदुस्तान से पहले हैदराबाद दक्कन न सिर्फ इस खित्ते बल्कि दुनिया भर की अमीर तरीन रियासत तस्लीम की जाती थी। अप्रैल 1892 ईस्वी में हैदराबाद दक्कन की सड़कों पर एक पम्फलेट तक़सीम किया गया जो जिनसी और उरिया मवाद पर मुश्तमिल था। इस पम्फलेट में दर्ज सेक्स स्कैंडल ने न सिर्फ हैदराबाद दक्कन बल्कि सारे बरतानवी राज को हिलाकर रख दिया और कई महीनों बल्कि सालों तक ये किस्सा इस दौर में राइज मीडिया की जीनत बना रहा। ये कहानी है एक आला तालीम याफ्ता मुसलमान नौजवान और एक बरतानवी हसीना एलन डॉनली की। मेहदी हसन नामी इस नौजवान ने लखनऊ के कैनन कॉलेज से ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया और लखनऊ ही में बतौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुलाजमत इख्तियार कर ली। ये आदमी मेहनती और अक्लमंद था, इसलिए अंग्रेज़ इसके काम से बहुत खुश थे। लखनऊ ही में इसकी मुलाकात एक बरतानवी लड़की से हुई जिसके वालिद ब्रिटिश मिलिट्री में एक मामूली ओहदे पर फाइज थे। ये लड़की बला की खूबसूरत थी और पहली ही नज़र में मेहदी हसन नामी नौजवान को भा गई। मेहदी हसन ने इस लड़की को इस्लाम कबूल करने और इनकी बीवी बनने की पेशकश की। इस दौर में अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के दरमियान शादियों का ना तो कोई रिवाज था और ना ही ऐसी कोई मिसाल मिलती थी, लेकिन मेहदी हसन चूँकि एक आला तालीम याफ्ता और बड़े ओहदे पर फाइज शख्स थे, इसलिए एलन डॉनली और इसके अहल खाना ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। कुछ अरसे बाद हैदराबाद दक्कन के वज़ीर आज़म सर सालार जंग लखनऊ के तारीख़ी दौरे पर तशरीफ़ लाए। उनका मकसद हिंदुस्तान भर से पढ़े लिखे और ज़हीन नौजवानों को भर्ती करना था जो रियासत हैदराबाद दक्कन को जदीद बुनियादों पर इस्तवार कर सके। यहाँ सर सैयद अहमद ख़ान ने इनसे मेहदी हसन नामी इस नौजवान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की तो वो मेहदी हसन को एक बड़े ओहदे और अच्छी तनख्वाह के अवज़ अपने साथ हैदराबाद दक्कन ले गए, जहाँ उन्हें ताल्लुकदार के ओहदे पर फाइज किया गया। मेहदी हसन यहाँ से तरक्की करते करते हैदराबाद दक्कन के चीफ जस्टिस के ओहदे तक जा पहुँचे। इसी ज़माने में एलन ने पर्दा करना छोड़ दिया और हैदराबाद के उम्रा में शिरकत करने लगी। रफ्ता रफ्ता ये जोड़ा हिंदुस्तान भर में ताकत व क़ुव्वत और ग्लैमर की पहचान बन गया। 19वीं सदी के अवाखिर में मेहदी हसन और एलन डॉनली ने इस कदर शोहरत हासिल की कि खुद मलका विक्टोरिया ने उन्हें मुलाकात के लिए लंदन मदऊ किया, जहाँ पर वापसी पर उन्हें निज़ाम दक्कन की जानिब से वज़ीर दाखिला के ओहदे के लिए नामज़द कर दिया गया। अब वो हैदराबाद दक्कन में निज़ाम के बाद दूसरे बाअसर शख्सियत बन चुके थे। और इनकी बीवी सियासी और माशी हलकों में काफ़ी मकबूल थीं। ये जोड़ा जहां अपने ओहदे और शोहरत का लुत्फ़ उठा रहा था, वहीं इसके हासिदीन में भी रोज़मर्रा इजाफा हो रहा था। इन दोनों मियाँ बीवी से नफ़रत करने वालों में हैदराबाद दक्कन के उमरा ही नहीं बल्कि ख़ुद अंग्रेज़ हुकूमत भी शामिल थी। अंग्रेज़ों को मेहदी हसन से ये गिला था कि नौजवान जिसकी तालीम बरतानवी हुकूमत की दी हुई स्कॉलरशिप पर मुकम्मल हुई, वो उनकी नौकरी करने के बजाय किसी और रियासत में खिदमात अंजाम दे रहा था। जबकि वो एक हिंदुस्तानी मुसलमान और अपनी ही कौम की एक दोशीज़ा की शादी पर भी नाला थे। वो हिंदुस्तान के इस मकबूल तरीन जोड़े को निशान इबरत बना देना चाहते थे ताकि कोई और हिंदुस्तानी भी ऐसी जुर्रत न कर सके। लिहाजा हैदराबाद के चौराहों और बाज़ारों में एक पम्फलेट तकसीम किया गया जिसमें मेहदी हसन और इनकी बीवी एनली पर नहायत बेहुदा तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए। पहला इल्ज़ाम ये था कि एलन मेहदी से शादी करने से कबल एक आम तवाइफ थी और इस पम्फलेट का मुसन्निफ भी अपनी जिनसी तस्कीन के लिए उनकी खिदमात हासिल कर चुका है। दूसरा ये कि मेहदी और एलन ने कभी शादी ही नहीं की। और आखिरी इल्ज़ाम ये कि एलन ने मेहदी के ज़रिए हैदराबाद की आला इंतज़ामिया को जिनसी सहूलियात फराहम की ताकि उसे इनकी हिमायत हासिल हो सके। अपने दोस्तों के मशवरे के बरखिलाफ मेहदी हसन ने पम्फलेट शाये करने वाले प्रिंटर SM मित्रा के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जहां एक बरतानवी जज ने उस मुकदमे की समाअत की।
دونوں اطراف سے معروف وکیلوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ تقریباً 9 ماہ چلنے والے اس مقدمے کے بعد جج نے پمفلٹ کے پرنٹر کو تمام الزامات سے بری قرار دیا۔ حیرت انگیز طور پر زنا، کہبہ گری اور دھوکے بازی سمیت وہ تمام الزامات جو دوران سماعت اس پرنٹر پر عائد ہوئے وہ تمام کے تمام نظر انداز کر دیے گئے۔ اس مقدمے نے جہاں مہدی حسن اور اس کی بیوی کی عزت خاک میں ملا دی تھی، وہیں ریاست حیدرآباد دکن کے حکمران طبقے کو بھی خاصا بدنام کر دیا تھا۔ لہٰذا مہدی حسن کو نظام دکن نے وزیر داخلہ کے عہدے سے فارغ کر دیا اور انہیں کسی پینشن یا ہرجانے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ چنانچہ چند روز بعد ان دونوں میاں بیوی نے لکھنؤ کے لیے ٹرین پکڑی، جہاں دونوں پلے بڑے تھے۔ مہدی نے دوبارہ مقامی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہونے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی، حتیٰ کہ انگریز حکومت نے انہیں کوئی چھوٹا موٹا عہدہ یا پھر پینشن و وظیفہ دینے تک سے بھی انکار کر دیا۔ یہ اپنی تمام جمع پونجی مہنگے وکیلوں اور کورٹ کچہریوں میں صرف کر چکے تھے، لہٰذا دونوں میاں بیوی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ چند ماہ قبل ملکہ برطانیہ سے مل کر آنے والے اس جوڑے سے ان کے رشتہ دار اور واقف کار بھی کترانے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد نہایت ہی غربت اور محتاجی کی حالت میں مہدی حسن کا انتقال ہو گیا اور ایلن کی مالی حالت مزید خستہ ہوتی چلی گئی، جنہوں نے انگریزوں سے مایوس ہو کر حیدرآباد دکن کے نواب سے درخواست کی۔ حیدرآباد کے نواب نے ہمدردانہ طور پر ان کا کچھ الاؤنس مقرر کر دیا، لیکن صرف چند ہی روز بعد ایلن بھی طاعون نامی مرض کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایلن واپسی اپنی کمیونٹی میں جانے کے بجائے مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہیں۔ اس کہانی نے برطانوی حکومت کی دوغلی اور انتقامی پالیسی کو تمام ہندوستان پر واضح کر دیا تھا، لہٰذا وہ تمام عمرہ جو انگریز حکومت کے حامی تھے اب وہ بھی ان سے خوف کھانے لگے، اور یہیں سے ہندوستان بھر میں آزادی کی تحریکات زور پکڑنے لگیں، جن کا نتیجہ بالآخر بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کی صورت میں نکلا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً کر لیجیے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔